हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का एके फिलॉसफी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। जैसे कि पिछले क्लास में हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था कि उसके अभियान क्या क्या थे। जैसे कालिंजर अभियान उसका अंतिम अभियान था, इसी अभियान में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका बचपन का नाम क्या था और उसने कौन कौन से विद्रोह को दबाया था। तो आज हम उसके बारे में ये पढ़ेंगे कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी और उसके सैनिक संगठन क्या थे, पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और न्याय व्यवस्था क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रशासन व्यवस्था से। प्रशासन व्यवस्था शेरशाह सूरी की किस प्रकार की थी। तो प्रशासन व्यवस्था में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो थी वो केंद्रीय प्रशासन था। सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन था। और हम प्रशासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वो क्या था, ग्राम था। सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन व्यवस्था की थी वो ग्राम था। और सबसे बड़ी इकाई जो थी वो केंद्रीय प्रशासन था। तो हम केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। केंद्रीय प्रशासन में क्या था, 4 प्रमुख विभाग थे। दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने इंसा। तो दीवाने विजारत क्या होता था, ये एक प्रमुख पद होता था जिसमें वजीर होता था। वजीर को नियुक्त किया जाता था और ये वजीर क्या करता था, ये आय व्यय का ब्यौरा करता था। यानी आय व्यय के जो भी हिसाब किताब होते थे उसको वजीर के पास होता था वो। और दीवाने आरिज, दीवान आरिज ये कौन से विभाग होता था, कौन सा विभाग का नाम था, तो सैन्य विभाग का नाम था दीवाने आरिज। इसके बाद दीवाने रसालत, दीवाने रसालत कौन सा विभाग होता था। तो आज के समय में अगर हम दीवाने रसालत की बात करें तो विदेश मंत्रालय क्या होगा, ये विदेश मंत्रालय की तरह होता था, विदेश मंत्रालय की तरह। और दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा जो होता था वो कौन सा पद होता था, तो शाही आदेश, जो भी शेरशाह सूरी के आदेश होते थे, जो फरमान होते थे वो कौन जारी करता था, तो दीवाने इंसा जारी करता था। तो दीवाने इंसा जो होता था वो शाही आदेश जारी करने का कार्य करता था। अब हम इसके बाद देखते हैं केंद्रीय प्रशासन जो था। केंद्रीय प्रशासन में कई सरकारें थी, सरकार प्रशासन होती थी। सरकार प्रशासन का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, सरकार प्रशासन। यहाँ पे सरकार को वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट या जिला के रूप में ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट या जिला के रूप में सरकार को ले सकते हैं। केंद्रीय प्रशासन जो था, यानी जो पूरा केंद्र, जो पूरा भारत था वो किस छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, सरकार प्रशासन कहा जाता था उसे। इसी को सिक भी कहा जाता था। सरकार प्रशासन को सिक, उस समय सिक कहा जाता था। ठीक है, अगर हम आज के समय में इस सिक या सरकार प्रशासन को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो क्या होगा कि जिला को एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो सरकार प्रशासन था या जो सिख प्रशासन था, इसमें भी 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये जैसे कि सिकदार ए सिकदारान, 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कौन कौन से, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारान क्या करते थे, सिकदार ए सिकदारान जो होते थे वो क्या करते थे कि सरकार में या सिख प्रशासन में क्या करते थे, ये शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। सिकदारान जो होते थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। इनके पास एक सैनिकों की छोटी टुकड़ी होती थी, यानी सैनिकों की टुकड़ी भी होती थी। वो सैनिकों के सिकदारान जो होता था वो सैनिकों का प्रमुख होता था और छोटी टुकड़ी होती थी सैनिकों की। शांति व्यवस्था बनाने का ये कार्य करते थे। और
साथ ही साथ शांति व्यवस्था के साथ साथ जो फौजदारी मुकदमे होते थे, वो सिकदारान ही देखता था। फौजदारी मुकदमे भी देखता था और प्रशासन यानी सरकार में या सिख प्रशासन में शांति व्यवस्था बनाने का भी कार्य करते थे। इसके बाद हम मुंसिफान की अगर बात करें, मुंसिफान ये जो अधिकारी का पद होता था, ये अधिकारी क्या करता था? मुंसिफान ये लगान यानी राजस्व संबंधी, भू राजस्व संबंधी, लगान संबंधी जितने भी मुकदमे होते थे वो मुंसिफान देखता था। और सरकार यानी सिख में या सरकार प्रशासन में जो भूमि से रिलेटेड माप की हम बात करें, भूमि से रिलेटेड माप है, लगान है, उपज है, इन सभी का कार्यभार कौन देखता था? तो मुंसिफान देखता था। आगे जो सरकार, अब हम बात करेंगे परगना की। तो जो सरकार था, जो सरकार प्रशासन होता था या जो सिख प्रशासन होता था, ये कई परगनों में विभक्त होता था। जैसे केंद्र को सरकार प्रशासन या सिख प्रशासन में विभाजित था, उसी प्रकार सिख प्रशासन जो था वो कई परगना में विभक्त था। परगना का अगर हम वर्तमान समय में एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तहसील। क्या है? तहसील। क्योंकि आज के समय में भी अगर हम कहीं पर जाते हैं, तहसील में जाते हैं, जब देखते हैं तो वहाँ तहसील की जगह क्या लिखा होता है? परगना लिखा होता है। ठीक है, तो तहसील जो सिख था उसे जिला के रूप में समझ सकते हैं और जो परगना प्रशासन है उसे हम तहसील के रूप में समझ सकते हैं। ये जो परगना प्रशासन था, यहाँ भी 5 प्रकार के अधिकारी होते थे। कितने अधिकारी होते थे? 5 अधिकारी होते थे। तो इसमें एक सिकदार होता था, एक मुंसिफ होता था, एक फौजदार यानी खजांची कैशियर, और 2 कानून होते थे। कानून का मतलब जो हिसाब किताब करने वाले होते थे। तो कुल कितने अधिकारी हो गए? 5 अधिकारी हो गए। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ सिकदारान है, यहाँ पे सिकदार है। तो ये जो सिकदारान होता था वो सिख प्रशासन का होता था, सिख प्रशासन का, इसका मतलब है। और ये सिकदार जो होता था और जो मुंसिफ होता था वो परगना प्रशासन का होता था। तो सिख प्रशासन से परगना प्रशासन चूँकि छोटा है, इसलिए जो ये सिकदार और ये मुंसिफ जो होंगे वो सिकदारान और मुंसिफान से क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, तो ये सिकदार क्या करता था? ये सिकदार वही, इसका भी कार्य होता था कि अपने परगना में शांति व्यवस्था को बना करके रखना। मुंसिफ का क्या कार्य होता था कि ज़मीन से रिलेटेड जो जैसे लगान वसूलना, ज़मीन की माप करना और ये जो मुंसिफ होता था, ये मुंसिफ अगर कोई निर्णय देता था, जैसे ये मुंसिफ कोई निर्णय देता था यानी न्यायालय व्यवस्था इसके पास भी होती थी। अपने परगना के लिए न्यायालय व्यवस्था मुंसिफ के पास भी होती थी। अगर ये मुंसिफ आदेश देता है तो इसके आदेश को खंडित कौन कर सकता था, यानी इसके आदेश के विरुद्ध कौन जा सकता था? तो ये जो सिख प्रशासन का मुंसिफान होता था वो इसके अगेंस्ट जा सकता था। एक खजांची होता था और 2 हिसाब किताब करने वाले होते थे जिसे कानून कहा जाता था। इसके बाद हम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम प्रशासन होती थी। क्या? ग्राम प्रशासन होती थी। ग्राम प्रशासन में 2 अधिकारी होते थे, एक पटवारी होता था और एक मुकद्दम होता था। मुकद्दम को मुखिया कहा जाता था, मुकद्दम या मुखिया, और पटवारी। मुखिया का कार्य क्या होता था कि अपने गांव की देखरेख करना, अपने गांव की साफ सफाई करना, अपने गांव की सुरक्षा करना, अपने गांव में स्कूल व्यवस्था
यानी शिक्षा व्यवस्था को अच्छे बनाए रखना, मेंटेन करना, ठीक है। अब वहीं पे जो पटवारी होता था उसका क्या कार्य होता था, जो गांव का पटवारी होता था उसका क्या कार्य होता था, तो भूमि से रिलेटेड यानी भूमि की माप करना, ठीक है, भूमि की माप करना ये पटवारी का काम होता था, भूमि की माप करना और लगान वसूलना, भूमि की माप करना पटवारी का काम होता था। आई होप आपको प्रशासन समझ में आ गया होगा। अब हम प्रशासन के बाद बात करेंगे सैनिक व्यवस्था क्या होती थी, ठीक है। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई केंद्रीय प्रशासन होती थी और सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन होती थी। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिक संगठन की। सैनिक संगठन की अगर बात करें तो सैनिक संगठन इसका काफ़ी अच्छा था। इस शेरशाह सूरी का जो सैनिक संगठन था वो किस सुल्तान से मिलता था, तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलता था। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। इसके जो सैनिक थे वो पैदल थे, घुड़सवार थे, हाथी थी और तोपखाना था, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे पुलिस व्यवस्था की। पुलिस व्यवस्था क्या होती है? शेरशाह सूरी के शासन में ऐसा कहा जाता है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय में पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी थी, कोई लड़की अगर 2 बजे रात को भी घर से अपने सिर पर सोना लेकर के जाए तो भी चोरी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में क्या पुलिस व्यवस्था थी? तो पुलिस व्यवस्था नहीं थी। शौक लगा आप लोगों को कि पुलिस व्यवस्था नहीं है, फिर भी पुलिस व्यवस्था की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था तो रियल में थी ही नहीं। शेरशाह सूरी ने कोई अलग से पुलिस संगठन नहीं बनाया था। ये जो ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम का चौकीदार होता था, ये पुलिस का कार्य करते थे, यानी सुरक्षा का कार्य करते थे, ठीक है। अपने गांव की देखभाल के लिए, अपने गांव की सुरक्षा के लिए यही कार्य करते थे गांव का मुखिया और गांव का चौकीदार। अगर हम परगना में बात करें, परगना में कौन पुलिस का कार्य करता था, तो ये जो सिकदार होता था, सिकदार के पास छोटी सेना की टुकड़ी भी होती थी और ये सिकदारान के पास भी सेना की टुकड़ी होती थी। और अगर हम केंद्रीय प्रशासन में बात करें तो वो अलग से सैनिक संगठन होता था, ठीक है। तो सिकदार जो होता था उसके पास सेना की छोटी टुकड़ी होती थी और परगना में जो पुलिस का कार्य होता था वो कौन करता था, तो सिकदार करता था। तो रियल में तो पुलिस व्यवस्था थी ही नहीं। जो ग्राम में मुखिया और चौकीदार थे वो पुलिस का कार्य कर रहे थे और परगना में कौन कर रहा था पुलिस का कार्य, तो सिकदार करता था। अब हम बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। गुप्तचर व्यवस्था को इस समय क्या कहा जाता था, तो दीवान ए बरीद कहा जाता था। क्या? दीवान ए बरीद कहा जाता था। अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें, तो न्याय के लिए कई लोगों को नियुक्त किया जाता था। जैसे शेरशाह सूरी न्याय के लिए बुधवार को खुद बैठता था और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे भी हमने बात किया था कि ये जो मुंसिफ ए मुंसिफान होता था, ये क्या करता था, अपने सिख प्रशासन की या सरकार प्रशासन की जो लगान संबंधी, जो भू राजस्व संबंधी मुकदमे होते थे उसकी सुनवाई मुंसिफान करता था। और जो सिकदारान होता था वो जितने फौजदारी मुकदमे होते थे उनकी सुनवाई करता था। और न्याय व्यवस्था, शेरशाह सूरी खुद बुधवार के दिन वो न्याय करता था। और जो अन्य न्याय होते थे, यानी अन्य न्यायालय मामले जो होते थे, फौजदारी हमने देखा कि सिकदारान
और जो लगान संबंधी यानी भू राजस्व संबंधी वो मुंसिफे मुंसिफान। और बुधवार को एक ही दिन वो शेरशाह सूरी बैठता था और जितने न्यायालय के जो कार्यभार थे वो कौन संभालता था? काजी संभालता था। कौन? काजी। काजी संभालता था। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे, हमने प्रशासन, सैनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की बात कर लिया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे भू राजस्व की, यानी उसके समय भू राजस्व जो होता था, जो लगान होता था, वो कितना लिया जाता था और किस रूप में लिया जाता था लगान। और उसके बाद हम मुद्रा व्यवस्था, इसके समय शेरशाह सूरी के समय में कितनी मुद्राएं चालू किया था, यानी कितनी कौन कौन सी इसने सिक्के चलाया था, कितने प्रकार की, और सबसे पहला सिक्का जो इसने चलाया था वो कौन था। तो अब हम लोग बात करेंगे भू राजस्व प्रशासन की। भू राजस्व प्रशासन क्या होता है? तो भू राजस्व प्रशासन रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता था कि किसान से प्रत्यक्ष रूप से जाकर के मिलना, किसान से प्रत्यक्ष रूप से जाकर के मिलना रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। लेकिन कुछ जगहों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं थी, जैसे मुल्तान, मालवा, राजस्थान और पश्चिमी पंजाब में। कहाँ कहाँ पे? मुल्तान, मालवा, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, इन जगहों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कौन सी व्यवस्था थी? बटाई व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? बटाई व्यवस्था। तो बटाई भी 3 प्रकार की होती थी। बटाई, खेत बटाई, लंका बटाई और रास बटाई, 3 प्रकार की बटाई होती थी। अब हम आगे बात करते हैं भूमि मापन। जो भूमि मापन होता था शेरशाह सूरी के समय, जो भूमि का मापन किया जाता था वो गज ए सिकंदरी से किया जाता था। गज ए सिकंदरी किसने चालू किया था? तो सिकंदर ने। किसने? सिकंदर लोदी ने चालू किया था गज ए सिकंदरी। अभी भी गज ए सिकंदरी से ही आप देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी के समय में गज ए सिकंदरी से खेत की मापन की जाती थी, यानी भूमि का मापन किया जाता था। 1 बीघा क्या होता था इसमें? 1 बीघा मापन किया जाता था भूमि का, बीघा में मापा जाता था। बीघा में क्या होता था? बीघा के रूप में मापा जाता था। जैसे आज भी हम देखते हैं तो हमारे जो खेत होते हैं वो किस में मापे जाते हैं? बीघा में। क्या? बीघा में नापे जाते हैं। और हम जनरल भाषा में घर की खेत को क्या कहते हैं? हमारा खेत 1 बीघा है। कितना? 1 बीघा है, 2 बीघा है, 3 बीघा है। तो बीघा के रूप में मापा जाता था। तो जो बीघा मापने की इकाई थी वो किसके समय से चली आ रही है? वो शेरशाह सूरी के समय के पहले से ही चली आ रही है। और गज ए सिकंदरी माप किसका था? तो सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। 1 बीघा में कितना गज ए सिकंदरी होता था? अगर हम बात करें 1 बीघा में कितनी गज ए सिकंदरी होती थी, तो 1 बीघा में 3600 वर्ग गज होता था। 3600 वर्ग गज होता था। गज का मतलब यहाँ पे गज ए सिकंदरी से होगा। इसके बाद हम अगला बात करते हैं भूमि को। शेरशाह सूरी के समय में भूमि को किस रूप में, किस प्रकार से डिवाइड किया गया था? तो जो जमीन होती थी उसको उपज के आधार पर कहाँ की ज़मीन समतल है, कहाँ की ज़मीन उबड़ खाबड़ है, कहाँ की ज़मीन क्या है? रेहू है, कहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, कहाँ पे कम उपज होती है, कहाँ पे ज़्यादा उपज होती है। तो इस प्रकार से
उत्तम उपज, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, 3 प्रकार से भूमि को बांटा गया था। तो जो उत्तम भूमि होती थी इसमें उपज अच्छी होती थी, इसमें थोड़ा कम अच्छी होती थी। जो निम्न भूमि होती थी उसमें उपज बहुत कम होती थी। तो भूमि को 3 प्रकार से बांटा गया था, उत्तम, मध्य, निम्न। आगे हम बात करते हैं उपज। उपज क्या होता है? जो उपज का मतलब होता है जो फसल हो रही है, जो फसल होती है खेत में उसका 1/3 शेरशाह सूरी के समय में, शेरशाह सूरी के समय में जो लगान लिया जाता था, जो उपज हो रही है, जो फसल हो रही है, उस फसल का 1/3 भाग लगान के रूप में शेरशाह सूरी के पास जाता था। 1/3 भाग लगान के रूप में जाता था। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिए कि मुल्तान, जो मुल्तान यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पूरे जगह जितना भी इसका प्रांत था उन सभी में क्या था, 1/3 लगान के रूप में लिया जाता था। लेकिन मुल्तान में 1/4, ये है मुल्तान में 1/4 लगान लिया जाता था। ठीक है, तो मुल्तान में और जगहों की अपेक्षा कम लगान लिया जाता था। यहाँ जैसे हमने देखा कि पूरी जगह क्या होती थी, भूमि की मापन गज ए सिकंदरी में मापी जाती थी। लेकिन ये जो 4 एरिया हैं, मुल्तान, मालवा, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, ये मापन की परिधि से बाहर थे, यानी इन चारों एरिया को मापा नहीं जाता था। ठीक है, गज ए सिकंदरी से मापा नहीं जाता था। साल में जो लगान होती थी 1/3 लगान लिया जाता था, लेकिन केवल एक ही यहाँ पे एक्सेप्शन है, कौन सा है? मुल्तान है। मुल्तान में 1/4 लिया जाता था, बाकी जगहों पर 1/3 लिया जाता था। अब हम लगान की बात करते हैं। लगान किस रूप में लिया जाता था? तो आप लगान के लिए नकद भी दे सकते हैं, यानी पैसा भी दे सकते हैं, और आप अनाज भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी। एक कंडीशन क्या थी कि जब लगान लोग नकद देते थे, तो नकद भी आपके पास फ्रीडम है, नकद दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, लेकिन एक जगह आपकी फ्रीडम नहीं होती थी। जैसे कुछ ऐसे फसल लगाए हैं आपने जो कुछ ही दिन में नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कोई सब्जियां उगाई आपने, अब सब्जियां रखने का, स्टोरेज करने का नहीं होता कि रख दिया जाए, वो 6 महीने साल भर चलती रहेगी, स्टोरेज रहेगी, ऐसा नहीं था। तो जो सब्जी का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मान लीजिए आपने सब्जी लगा लिया, सब्जी देंगे अगर लगान के रूप में 1/3 भाग, तो वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली होती थी उनका जो लगान वसूला जाता था वो अनाज के रूप में नहीं, यानी जो पैदावार होता था, जो उपज होता था, उसी को नहीं लिया जाता था, बल्कि नकद लिया जाता था। बल्कि किसान से क्या लिया जाता था? 1/3 भाग का जो कीमत होता था, जो पैसा होता था, वो लिया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो लगान लिया जाता था, वो लगान किसके माध्यम से शेरशाह सूरी तक पहुंचता था? गांव में कौन इस लगान को वसूलता था? तो गांव में जो मुकद्दम होता था, मुकद्दम किसे कहा गया है? मुखिया को कहा गया है। तो मुखिया जो होता था वो गांव में क्या करता था? लगान वसूलता था। मुखिया गांव में लगान वसूलता था, और मुखिया गांव में लगान वसूल करके फिर इसे, मुखिया के बाद कौन? मुंसिफ होता था। मुंसिफ के बाद मुंसिफान होता था। तो हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मुखिया लगान वसूल करके किसको देगा? मुंसिफ को देगा, मुंसिफान को देगा। उसके बाद इस प्रकार से फिर केंद्र तक वो लगान पहुंच जाता था। तो फाइनली जो लोग होते थे, जो जनता होती थी, जो किसान होते थे, उनसे लगान कौन वसूलता था? तो उनसे लगान मुकद्दम वसूलता था, यानी मुखिया वसूलता था। हम ये बात कर रहे थे कि वर्ष में, क्या
वर्ष में कितनी बार लगान वसूली जाती थी? तो 2 बार लगान वसूली जाती थी। इसका मतलब ये है कि वर्ष में 2 बार फसलें होती थी। वर्ष में अगर 2 बार लगान वसूली जाती थी तो 2 बार फसलें भी होती थी, क्योंकि किसी एक ही फसल की 2 बार लगान नहीं ली जाएगी, तो 2 बार फसल होती थी, इसलिए 2 बार वर्ष में लगान लिया जाता था। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पट्टा भी दिया जाता है। पट्टा आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। पट्टा अभी भी सरकार क्या करती है? पट्टा देती है। जिन लोगों के पास भूमि नहीं होता, यानी तो उन लोगों को पट्टा दिया जाता है। पट्टा जब देती थी उस समय भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी पट्टा दिया जाता था। जिस व्यक्ति को पट्टा दिया जाता था, जिस किसान को पट्टा दिया जाता था, उसको एक काबूलियत पत्र भी दिया जाता था। ठीक है, काबूलियत पत्र दिया जाता था और वो काबूलियत पत्र अपने पास वो किसान रखता था। कैसे? एक पट्टा के प्रूफ के रूप में रखता था कि हाँ हमें पट्टा मिला है, और पट्टा का वो सर्टिफिकेट होता था, प्रूफ होता था, काबूलियत पत्र। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? और यहाँ पे क्या किया जाता था? फसलों की जो रई होती थी, जो फसल होती थी, उसकी सूची बनाई जाती थी, उसकी लिस्ट तैयार की जाती थी। तो आगे हम बात करते हैं कि ये तो केवल भू राजस्व प्रशासन हुआ, यानी भूमि में किस प्रकार से वो कौन सी व्यवस्था थी, उन सभी के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे ये देखते हैं कि शेरशाह सूरी यानी जो सरकार थी, जो शासक था, उसको कहाँ से टैक्स मिलता था, उसकी आय का स्रोत क्या था, उसकी इनकम का स्रोत क्या था? तो पहले स्रोत तो हमने देख लिया, भू राजस्व लगान था। इसके अलावा भी कई अन्य स्रोतें रही होंगी। तो जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था प्रशासन था। प्रशासन के बाद सैनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था क्या थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में हमारा ये टॉपिक था भू राजस्व प्रशासन, यानी भूमि के साथ जो भूमि होती थी उसमें कैसे प्रशासन करते थे, कैसा रैयतवाड़ी व्यवस्था, भूमि की लगान, नाप, और कहाँ पे माप होता था, कहाँ पे माप नहीं होता था, कहाँ पे कितनी लगान होती थी। इन सभी टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में शेरशाह सूरी का ही टॉपिक रहेगा। अभी तो शेरशाह सूरी का टॉपिक जैसे जो इनकम के स्रोत थे, जो केंद्रीय प्रशासन था, उसका इनकम का जो स्रोत था वो कहाँ से था। एक स्रोत तो हमने देख लिया कि भू राजस्व लगान से ही था, 1/3 भाग लिया जाता था। अन्य और कितने स्रोत थे, और शेरशाह सूरी ने क्या क्या निर्माण करवाया था, इसके स्थापत्य के बारे में इसने कौन से किला का निर्माण करवाया था, और सड़क का भी निर्माण करवाया था, तो कौन सी सड़कों का निर्माण करवाया था। और साथ ही साथ ये हम देखेंगे कि इसके समय में कौन से कवि रहते थे, कौन से कवि रहते थे, शिक्षा व्यवस्था क्या थी, और इसके उत्तराधिकारी कौन हुए हैं। ओके, तो आज के लिए यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद सभी लोगों को।